यूपी पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी। 20 जिलों में वोटिंग। मतदाताओं में खासा उत्साह। बूथ केंद्रों पर सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। बिहार के पटना में जेडीयू विधायक मेवालाल चौधरी का निधन। कोरोना रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। अस्पताल में ली अंतिम सांस। तारापुर विधानसभा थे एमएलए। कोरोना से राजधानी में हालात बेहद खराब। ऑक्सीजन के लिए मारामारी। कई अस्पताल में आईसीयू बेड्स खत्म। मरीजों की बड़ी मुश्किलें। और देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी। बिहार में 15 मई तक स्कूल कॉलेज बंद। नहीं होंगी कोई भी परीक्षाएं। राजस्थान में 3 मई तक बढ़ाई गई कर्फ्यू की अवधि। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बड़ी खबर की ओर ले चलते हैं। और इस वक्त की अहम और बड़ी खबर तमाम दर्शकों को बता दें। बिहार के पटना से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। बता दें, जेडीयू विधायक मेवालाल चौधरी का निधन हो गया है। ये अहम खबर आप तक पहुंचा रही है। यहाँ जेडीयू विधायक मेवालाल चौधरी का निधन हो गया है और बताया जा रहा है कि कोरोना रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आई थी और फिलहाल उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था, तो यहाँ उनका निधन हो गया है। बिहार के पटना से इस वक्त की अहम खबर। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष तिवारी जुड़ रहे हैं। मनीष, जैसे कि आप जानते हैं, बिहार के पटना से इस वक्त की अहम खबर सामने आई है कि जेडीयू विधायक मेवालाल चौधरी का निधन हो गया है। उनका निधन किस वजह से हुआ, पूरी जानकारी दें। जी बिल्कुल, बता दें कि ये जो मेवालाल चौधरी थे, ये बहुत ही अच्छे माने जाने नेता माने जाते थे। लेकिन ये प्रॉब्लम समस्या ये हो गई कि अचानक मतलब बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री भी रहे हैं मेवालाल चौधरी, और पटना के पारस हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। और तारा विधानसभा क्षेत्र से जो है जेडीयू विधायक थे और उन्होंने अंतिम सांस भी हॉस्पिटल में ही ली है। बता दें कि कोरोना संक्रमित जो रिपोर्ट उनकी आई थी, कोरोना संक्रमित आई थी और ये जो है तो इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पे उन्होंने दम तोड़ दिया। और ये उनके बाद बता दें कि उनकी मौत के बाद जो है राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। और ये मैं आपको ये भी बता दूं कि 2020 में तारापुर विधानसभा सीट से जो था ये विधायक थे। हालांकि इनके शिक्षा मंत्री बनने के बाद विवाद उठा था और अब सियासत ज्यादा गर्मा गई थी। अब हालांकि उनका अब निधन हो गया है, जो कि राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। चलिए मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। आपको बता दें कि बिहार के पटना से इस वक्त की अहम खबर सामने आई है। जेडीयू विधायक मेवालाल चौधरी का निधन हो गया है और यहाँ इनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। ये बड़ी वजह बताई जा रही है उनके निधन की। बताया जा रहा है कि अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। चलिए खबरों का आगाज कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत दूसरे चरण की वोटिंग शुरू हो गई है और दूसरे चरण के पंचायत चुनाव में लखनऊ समेत 20 जिलों में मतदान हो रहा है। आपको बता दें, कोविड प्रोटोकॉल के तहत मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा और इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इसी के साथ बूथ केंद्रों पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। आयोग के मिली जानकारी के मुताबिक दूसरे चरण में जिला पंचायत सदस्य की 787 सीटों के लिए 11,483 उम्मीदवार, क्षेत्र पंचायत सदस्य की 19,653 सीटों के लिए 85,232 प्रत्याशी और यहां ग्राम प्रधान की 14,897 सीटों के लिए 1,21,906 उम्मीदवार और यहां बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत वार्ड की 1,87,781 सीटों के लिए और 1,30,305 प्रत्याशी मैदान में है। और दूसरे चरण में राजधानी लखनऊ की बात करें तो वहां प्रधानमंत्री के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में भी मतदान जारी है और इसी के अलावा दूसरे चरण में अमरोहा, आजमगढ़, इटावा, एटा, कन्नौज, गोंडा, गौतम बुद्ध नगर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, बदायूं, बागपत, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मैनपुरी, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, सुल्तानपुर में भी मतदान जारी है।
और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजकुमार जायसवाल जुड़े। राजकुमार, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी में दूसरे चरण का मतदान जारी है, ऐसे में फिलहाल वहां का क्या माहौल सामने आ रहा है? साधना जी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत जो है दूसरे चरण का मतदान 7 बजे से ही प्रारंभ हो गया है। ऐसे में देखा जा रहा है कि यहाँ पे कोविड के प्रोटोकॉल को देखते हुए लाइनें लगी हुई हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो है लोग वोट दे रहे हैं और ऐसे में लोग मास्क लगा के सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए वोटिंग करने जा रहे हैं। और इसमें प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। लोगों को जो भी बिना मास्क के आ रहे हैं उनको हिदायत दी जा रही है कि आप मास्क लगा के आए, ऐसे में बिना मास्क के ना आए। तो इस कारण से प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और चुनाव को लेकर पुलिस भी अपनी पूरी तरीके से तैयारी की हुई है कि कहीं से कोई भी गड़बड़ी ना हो। जी राजकुमार, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में कोरोना के प्रोटोकॉल का नियम जो है वो पालन करवाने के लिए कितनी टीमें गठित की गई हैं? ये कोरोना के जो प्रोटोकॉल हैं उनको पालन करने, लेकिन पूरी तरह से जो है जो मेडिकल विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है और पुलिस का जो प्रशासनिक विभाग है, दोनों विभाग जो है पूरी तरह से मुस्तैद हैं। किसी भी तरीके से हर एक आपदा से निपटने के लिए ये लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए तो कोरोना का जो भी अगर वहाँ पे कोई भी ऐसा केस आता है कि कोई वोट डालने आता है, उसको कोरोना के कुछ भी ऐसे लक्षण दिखाई दे तो उनको तत्काल में जो है वहाँ पे उनको अलग किया जाता है। इस प्रकार से व्यवस्था बनाई गई है जिससे कि चुनाव भी संपूर्ण अच्छी ढंग से हो जाए और कोई तरीके से प्रभावित ना हो। जी चलिए राजकुमार, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और इसी के साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मैनपुरी से रजनीकांत तिवारी जुड़ रहे हैं। रजनीकांत, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी में दूसरे चरण का मतदान जारी है, ऐसे में वहां क्या माहौल सामने आ रहा है? जी, आपको बता दें यहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान शुरू कराया गया, जहां 12 लाख से ज्यादा वोटर अपने मत का प्रयोग करेंगे। 982 मतदान केंद्र, 2085 बूथ बनाए गए हैं, 148 असंवेदनशील व 18 संवेदनशील बूथ हैं। जनपद को 22 जोनों में बांटा गया है, 124 सेक्टर में भी बांटा गया। 60,000 से ज्यादा पुलिस बल मौजूद रहेगा। प्रधान पद के 4850, जिला पंचायत सदस्य के 367 व बीडीसी के 3470 85 भाग का फैसला होगा। जहां एसपी का कहना है गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। रजनीकांत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में वहां बूथ केंद्रों पर कैसे निगरानी रखी जा रही है? बूथ केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए 2 गज की दूरी और मास्क का प्रयोग किया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत दूसरे चरण की वोटिंग शुरू हो गई है और यहां दूसरे चरण में 20 जिलों में मतदान जारी है। और ऐसे में आपको ये भी बता दें कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा और इस दौरान सुरक्षा के बड़े इंतजाम किए गए हैं। और यहाँ बूथ केंद्रों पर ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। लगातार मामले बढ़ रहे हैं तो यहाँ इसी बात को ध्यान में रखते हुए बूथ केंद्रों पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। तो यहाँ आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि दूसरे चरण में जिला पंचायत सदस्य की 787 सीटों के लिए 11,483 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो यहाँ पंचायत चुनाव के तहत दूसरे चरण की वोटिंग शुरू हो गई है। आपको बता दें कि 20 जिलों में मतदान जारी है। चलिए आपको इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की ओर ले चलते हैं। फिलहाल जो खबर सामने आ रही है वो दिल्ली से आ रही है। तमाम दर्शकों को बता दें कि कोरोना का कहर लगातार जारी है और ऐसे में हालात बेहद ही खराब होते जा रहे हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन के लिए मारामारी देखी जा रही है। ये बड़ी और अहम खबर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। दिल्ली में कई अस्पतालों में बेड्स और ऑक्सीजन की कमी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में ऐप पर कई अस्पताल में बेड फुल बताए जा रहे हैं। तो यहाँ सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी लोगों से अपील की है कि लोग
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि आए दिन मामले बढ़ रहे हैं और इसी को देखते हुए लगातार सरकार भी यही अपील कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क पहनें। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि दिल्ली में कई अस्पतालों में बेड्स और ऑक्सीजन की कमी देखी गई है और इस फिलहाल दिल्ली में ऐप पर भी कई अस्पतालों में बेड फुल बताए जा रहे हैं। ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल दिल्ली में प्रतिबंध पर भी कोई असर नहीं दिख रहा, तो बताया जा रहा है कि कई अस्पतालों में बेड्स और ऑक्सीजन की कमी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जुड़े। राजीव, लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में अब जो खबर सामने आई है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी पाई गई है, फिलहाल दिल्ली की क्या कुछ स्थिति सामने आ रही है, पूरी जानकारी दें। मुझे बिल्कुल बताया, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर बिल्कुल ऑक्सीजन की कमी होती है, यानी कि बेडों की भी संख्या बिल्कुल घट चुकी है, यानी कि लगभग 100 के करीब दिल्ली के अंदर आईसीयू बेड रह गए हैं। लगभग केंद्र सरकार से गुहार लगाई जा रही है दिल्ली सरकार की तरफ से कि आप हमारे को केंद्र सरकार की तरफ से बेड की आपूर्ति की जाए, मगर जिस तरीके से लगातार दिल्ली के अंदर बेडों की संख्या कम हो रही है, ऑक्सीजन खत्म हो रही है, यहाँ तक कि दिल्ली के अंदर अब स्थिति बिल्कुल बिगड़ चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया था, वीकेंड कर्फ्यू का भी कोई असर देखने को नहीं मिला। दिल्ली सरकार की अब उम्मीद थी कि वीकेंड कर्फ्यू से कुछ फर्क पड़ेगा, मगर वीकेंड कर्फ्यू से अभी कोई फर्क नहीं पड़ा नजर आया है। मगर देखना होगा कि लॉकडाउन ही एक समाधान रह गया, क्योंकि जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं उससे साफ जाहिर है स्थिति कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन ही एक समाधान है। मगर देखना होगा ऑक्सीजन और बेडों की संख्या को बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार कितना सहयोग करती है एक दूसरे को। जी राजीव, जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में आज 1 बजे सीएम अरविंद केजरीवाल की बैठक भी है। क्या लगता है आपको कि आज जो बैठक होगी उसमें किस विषयों पर चर्चा हो सकती है? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और एलजी साहब के बीच में जो बैठक होगी वो लगभग 1 के करीब होगी और उसका समय बिल्कुल जारी कर दिया गया। मगर देखना है कि जो दिल्ली के अंदर हालात बिगड़ रहे हैं उसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या प्रस्ताव रखते हैं, क्योंकि उनके पास भी अब कोई समाधान नहीं रहेगा। जितनी सख्ती करनी थी उन्होंने कर चुके हैं, मगर स्थिति अभी कंट्रोल नहीं आ रही है। और देखना होगा क्या एलजी साहब और दिल्ली के मुख्यमंत्री क्या लॉकडाउन के लिए समाधान ढूंढते हैं या फिर लॉकडाउन ही एक ऐसा समाधान रहेगा जिससे कंट्रोल जो कोरोना की रफ्तार है उसे कंट्रोल किया जा सकता है। मगर देखना है क्या आज 1 बजे फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि आशंका यही बताई जा रही है कि अभी फैसला लिया जा सकता है क्योंकि दिल्ली के अंदर हालात काबू नहीं आ रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं व्यापारी जो है या दुकानदार जो है, जो दिल्ली की जो बड़ी मार्केटें हैं, वो व्यापारी अपने आप दुकानें बंद करने के लिए सप्ताह का ऐलान कर चुके हैं। जी राजीव, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि आप जानते हैं कि मुंबई में ब्रेक द चेन लागू किया गया और ऐसे में स्थिति भी वही सामने आ रही है। क्या लगता है कि आज इस बैठक में लॉकडाउन पर कोई चर्चा हो सकती है? देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से बैठक की बात करते बैठक के अंदर बिल्कुल चर्चा हो सकती है। यहाँ तक कि दिल्ली सरकार ने सख्ती करनी थी, जितने बाजारों के अंदर, होटलों के अंदर, यहाँ तक कि बिजनेस व्यापारी मार्केट सभी ठप कर दिया, मगर फिर भी कहीं ना कहीं जो वीकेंड कर्फ्यू था उसका असर नहीं देखने को मिला, नाइट कर्फ्यू का असर देखने को नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं अब समाधान यही रह गया है कि लॉकडाउन किया जा सकता है। मगर देखना है कि एलजी साहब और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किस तरीके का फैसला लेते हैं। मगर फैसले के साथ साथ व्यापारी बिल्कुल सहयोग करते नजर आ रहे हैं। खुद उन्होंने भी 1 सप्ताह के लिए बंद करने का ऐलान किया। तो देखना है कि व्यापारी और जनता किस तरीके से दिल्ली सरकार का सहयोग करते हैं, क्योंकि जब तक जिस तरीके से लोग बाग अपने आप को घरों में बंद नहीं करेंगे तो स्थिति इसी तरीके से बिगड़ती रहेगी। जी चलिए राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रही एएनबी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात कोरोना वायरस की करेंगे, जहां दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार बढ़ रहे बेतहाशा मामलों के मद्देनजर आम आदमी पार्टी सरकार और भी कई बड़े कड़े फैसले ले सकती है। बताया जा रहा है कि सोमवार यानी कि आज दोपहर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उपराज्यपाल के साथ अहम बैठक प्रस्तावित है और इस बैठक के बाद अरविंद केजरीवाल खुद डिजिटल पत्रकार वार्ता करके
कई सख्त प्रतिबंधों का ऐलान कर सकते हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि लॉकडाउन तो नहीं लगाया जाएगा, लेकिन लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, जैसे महाराष्ट्र में लगाई गई है। उधर दिल्ली में रविवार को रिकॉर्ड 25,462 नए मामले सामने आए, जो अब तक एक दिन में सर्वाधिक है। और यहाँ बताया जा रहा है कि 2 दिनों में 49,837 मरीज मिल चुके हैं, जो सक्रिय मरीजों की तादाद 75,000 पहुंच गई है। और मौत के आंकड़े भी लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। और पिछले 24 घंटों में 161 मरीजों की मौत भी हो गई है दिल्ली में। उधर गाजीपुर बॉर्डर पर देर रात उस वक्त हलचल मच गई जब देर रात दिल्ली पुलिस वहां बुलडोजर लेकर पहुंच गई। दरअसल यह दिल्ली पुलिस की टीम ने हाईवे नंबर 9 को खुलवाने की तैयारी कर ली है, जिसके चलते वहां लगे बैरिकेड्स हटाने के लिए एक टीम पहुंची। बताया जा रहा था कि कोरोना काल में एम्बुलेंस और यातायात के लिए सड़क को चालू करवाने के उद्देश्य से ये रास्ता साफ किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक एम्बुलेंस इत्यादि वाहनों को जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते 2 से 3 दिन में H9 को एकदम क्लियर करने की पुलिस की रणनीति बताई जा रही है। हालांकि किसान जहां धरने पर बैठे हैं, उस जगह पर पुलिस द्वारा किसी भी एक्शन का कोई प्लान नहीं है और न ही उस धरने को पुलिस छेड़ेगी। बताया जा रहा है कि दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर फ्लाईओवर के एक हिस्से को देर रात के वक्त दिल्ली पुलिस खोलने की तैयारी कर ली है। तो यहाँ दिल्ली पुलिस ने इस रोड को खोलने की तैयारी कर ली है, जिसके तहत वहां भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं रास्ता खुलने के बाद अब एक बार फिर दिल्ली से गाजियाबाद, नोएडा की तरफ जाने वाले लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन यहाँ गाजियाबाद से दिल्ली आने वाले लोगों के लिए फ्लाईओवर का हिस्सा फिलहाल बंद रहेगा। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि गाजीपुर बॉर्डर के बारे में अफवाह फैलाई जा रही है और यहाँ सब कुछ सामान्य है। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली पुलिस द्वारा बंद एक सड़क खोली जा रही है। यहाँ बताया जा रहा है कि सड़क पर जो पक्के बैरिकेड्स लगाए गए थे, उन्हें दिल्ली पुलिस बुलडोजर से हटा रही है। उधर दिल्ली में व्यापारियों के संगठन कैट ने रविवार को दिल्ली सरकार से कोरोना के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए कम से कम 15 दिन का लॉकडाउन लगाने का आग्रह किया। आपको बता दें, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट ने कहा कि यह दिल्ली के लोगों और व्यापारियों के हित में जरूरी है। तो यहाँ कैट ने कहा कि यह सही है, दिल्ली में लॉकडाउन से कारोबार और आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होंगी, लेकिन अभी लोगों का जीवन पहली प्राथमिकता है। तो यहाँ व्यापारियों के संगठन ने एक बयान में कहा कि दिल्ली में तत्काल प्रभाव से 15 दिन के लिए लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए। दिल्ली में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और सभी सीमावर्ती इलाकों में कोरोना जांच के कड़े उपाय होने चाहिए, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि कोरोना वायरस प्रभावित व्यक्ति राष्ट्रीय राजधानी में एंट्री न करें। उधर उर्वरक का उत्पादन और बिक्री करने वाले सहकारी समिति IFFCO ने कोरोना संकट के बीच देश में ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए एक अच्छी पहल की है। बता दें आपको कि इफ्को गुजरात के कलोल स्थित अपने कारखाने में 200 क्यूबिक मीटर प्रति घंटे की उत्पादन क्षमता वाला एक ऑक्सीजन प्लांट लगा रहा है। ऐसे में इफ्को ये ऑक्सीजन अस्पतालों को मुफ्त में देगा। और बताया जा रहा है कि इस कारखाने में तैयार होने वाले एक ऑक्सीजन सिलेंडर में 46.7 लीटर ऑक्सीजन होंगे। मांग है कि इफ्को के इस कारखाने में हर दिन 700 बड़े डी टाइप और 300 मीडियम बी टाइप सिलेंडर में मेडिकल ग्रेड की ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी। बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन अस्पतालों को मुफ्त में मुहैया किया जाएगा। और इतना ही नहीं, इफ्को महामारी में देश की मदद के लिए बताया जा रहा है कि देश की मदद के लिए ऐसे 3 और प्लांट स्थापित करेगा, जिसके लिए अस्पतालों को अपना खाली सिलेंडर भेजना होगा। और यदि कोई अस्पताल अपना सिलेंडर नहीं भेजता तो उसे सिलेंडर के लिए एक सिक्योरिटी राशि जमा करनी होगी। तो यहाँ सिलेंडर की कुछ अस्पताल जमाखोरी न कर ले और उसी के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है। अब आपको ये बता दें कि MD एवं CEO डॉक्टर US अवस्थी ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। उधर महाराष्ट्र में कोरोना का कहर लगातार जारी है और ऐसे में यहां हर दिन रिकॉर्ड टूट रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना की बेकाबू रफ्तार बीते 24 घंटों में रिकॉर्ड 68,631 नए मामले सामने आए। तो यहाँ बताया जा रहा है कि 503 लोगों की मौत भी हो गई कोरोना के चलते। और फिलहाल बताया जा रहा है कि कोरोना से 24 घंटों में 45,664 मरीज डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, यानी कि अब ये अस्पताल से छूट चुके हैं। इस तरह अब तक कुल 31,628 लोग डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। मुंबई में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। मुंबई में बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के 8,479 नए मामले सामने आए और 53 लोगों की मौत हो गई। मुंबई में अब कोरोना के 87,698 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं और यहाँ कोरोना के चलते अब तक 1,188 बिल्डिंग्स को सील किया जा चुका है। और फिलहाल जो जानकारी सामने आई है, महाराष्ट्र में 1 मई की सुबह
7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा और इस दौरान जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को बाहर निकलने की इजाजत दी गई है। ऐसे में नाकेबंदी के दौरान जरूरी सेवाओं में लगे लोग एम्बुलेंस ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं और इससे बचने के लिए मुंबई पुलिस ने एक पहल की शुरुआत की है। तो यहाँ पुलिस ने जरूरी सेवाओं में लगे लोगों के लिए कलर कोड जारी कर दिया है और इस दौरान बता दें आपको कि मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले ने बताया कि 3 कलर कोड जारी कर दिए गए जो जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को अपनी गाड़ियों पर लगाकर रखना होगा। ये भी बता दें कि हेल्थ वर्कर्स, मेडिकल और अस्पतालों से जुड़े लोगों को रेड कलर लगवाना होगा। वहीं इसी के साथ आपको ये भी जानकारी दी कि सब्जी, फल, दूध जैसी सेवाओं में लगे लोगों के लिए ग्रीन कलर जारी रहेगा और जबकि सरकारी कर्मचारियों के लिए येलो कलर जारी रहेगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना से हाहाकार मच गया है। ऐसे में लगातार मामले सामने आ रहे हैं। तो यहाँ महाराष्ट्र में कोरोना से 503 लोगों की मौत बताई जा रही है और यहाँ फिलहाल जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो 24 घंटों में 68,000 से ज्यादा आए हैं। बता दें कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में ये पूरे के पूरे आंकड़े 503 लोगों की मौत महाराष्ट्र के सामने आ रही है। चलिए आपको इस वक्त की बड़ी खबर की ओर ले चलते हैं और इस वक्त की अहम और बड़ी खबर तमाम दर्शकों के सामने है। देश भर में कोरोना से खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार मामलों में बढ़ोतरी हो रही है और ऐसे में राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत बताई जा रही है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में केंद्र ने कई राज्यों को अतिरिक्त सप्लाई भेजी है। तो यहाँ राज्यों को भेजी जाएगी 6,170 मीट्रिक टन ऑक्सीजन। ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है और यहाँ देश में फिलहाल मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बताया जा रहा है कि राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत भी हो रही है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। केंद्र ने कई राज्यों को अतिरिक्त सप्लाई भी भेजी है। फिलहाल बताया जा रहा है कि राज्यों को 6,170 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भेजी जाएगी। यह अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। आए दिन मामलों में बढ़ोतरी हो रही है और फिलहाल जो सामने आ रहा है, राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत पड़ गई है। 6,177 मेट्रिक टन 6,177 मेट्रिक टन ऑक्सीजन हमने अलग अलग राज्यों को उपलब्ध कराने का आज पूरा प्लान फाइनल कर दिया है और हर राज्य के हिसाब से इस ऑक्सीजन को अलॉट किया है, जो आगे चल के महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और अब तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, अलग अलग राज्यों के हिसाब से कितना कितना एक एक राज्य को किधर से जाएगा, ये मैपिंग आज पूरी तरीके से की गई है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, इस मैपिंग के फलस्वरूप 20 अप्रैल के आगे महाराष्ट्र को 1,500 मेट्रिक टन, यानी देश का सबसे अधिक आज महाराष्ट्र को अलॉट किया गया है 1,500 मेट्रिक टन। साथ ही साथ दिल्ली को 350 मेट्रिक टन, उत्तर प्रदेश को 800 मेट्रिक टन और अलग अलग राज्यों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको बड़ा फेयरली एलोकेट किया गया है। केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ निरंतर संवाद बनाए हुए है। सचिवों के स्तर पर लगातार चर्चाएं हो रही है। मेरे साथ कई मुख्यमंत्रियों के फोन आते हैं, उनके साथ मैंने भी चर्चा की है और हम रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं कि बड़े स्मूथली ऑक्सीजन देश भर में और अन्य पदार्थ जो इस लड़ाई में जरूरत है उसकी उपलब्धता की जाए। एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज, एम्पावर्ड ग्रुप 2, जो उद्योग मंत्रालय के सेक्रेटरी सचिव उसको हेड करते हैं, वो इस काम को केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों के साथ निरंतर बातचीत करके फाइनलाइज करते हैं। कई सारे हमने निर्णय लिए हैं।
फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।